आप सभी को मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं सब इंस्पेक्टर रजनीकांत तिवारी, एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स उत्तर प्रदेश से हूँ। ये एक उत्तर प्रदेश पुलिस की एक विंग है जो कि डिजास्टर में के दौरान रिस्पांस करती है। तो जो आज का हम लोगों का ये इवेंट है, ये मेनली इसलिए है कि हम लोग डिजास्टर के, हम लोग का एक मैंडेट है कि डिजास्टर में रिस्पांस के अलावा हम लोग का दूसरा मैंडेट ये है कि हम लोग का अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाना हम लोग का मैंडेट। इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले अभी आप लोगों के जो कोचिंग संस्थानों से पहले हम लोग एनसीसी कैडेट्स स्कूलों में और बहुत सारी जगहों पे हमने क्या किया कि हमने ट्रेनिंग्स दी। आपदा मित्र जब आप लोग पढ़ेंगे अभी आगे चल के अपने जब जर्नी शुरू करेंगे सिविल सर्विसेज की, तो आपदा मित्र के बारे में आप लोग जानेंगे। जितने यूपी के जितने आपदा मित्र हैं उनको ट्रेन हमारी संस्था ने किया। तो उसी के क्रम में ये हुआ कि हम लोग क्यों ना जो भी लखनऊ में जहाँ जहाँ हमारी टीमें हैं, जहाँ पर हम लोगों को आपदा से संबंधित अवेयरनेस फैला सकते हैं, इसी पर्पज से आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे साथ हमारे इंस्ट्रक्टर आरक्षी इंस्ट्रक्टर अरुण चौधरी और अखिलेश। तो हम तीनों लोग मिलके आपको बहुत, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो कुछ चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा आपको हम लोग फोकस करेंगे मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर, यानी कि कोई भी अगर आपदा घटती है, कोई दुर्घटना होती है आपके सामने, तो आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। इसके अलावा एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये डिजास्टर के बारे में आप लोगों ने स्कूलों वगैरह में बहुत जगह पढ़ा होगा। आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि डिजास्टर होते हैं मैन मेड डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर। इसके अलावा जो एक चीज आपको जानने की जरूरत है कि हमारे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल, यानी कि भारत सरकार द्वारा कुल 11 आपदाओं को, यानी कुल 11 इवेंट्स को डिजास्टर माना गया है। ठीक है, शायद आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी, क्योंकि अगर आप यूजुअली पढ़ते हैं तो आप एक कैटेगरी में पढ़ते हैं कि मैन मेड है, नेचुरल है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें जैसे देखिए बाढ़ है, ये भारत सरकार द्वारा नोटिफाइड, यानी भारत सरकार जिसको आपदा मानती है उसको उत्तर प्रदेश सरकार भी उसको आपदा मानती है। बाढ़ है, सूखा है, अग्निकांड, ओलावृष्टि यानी कि ओले गिरना, भूकंप, सुनामी, बादल फटना, क्लाउड बर्स्ट, कोहरा एवं शीतलहर, चक्रवात, भूस्खलन, कीट आक्रमण। आप लोगों ने सुना होगा जो अपने वेस्टर्न पार्ट जो है हमारा, वहाँ पे टिड्डे जिनको बोलते हैं, वो सब अटैक करते हैं फसलों पर। हाँ, और हिमस्खलन। ये जो 11 डिजास्टर हैं इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई किया। इसका नोटिफाई करने का मैं भी आपको रीजन बताऊंगा। उत्तर प्रदेश सरकार जो है बेमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि जिसको बोलते हैं, अचानक से बारिश हो जाती है। आजकल अर्बन फ्लड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अचानक से बारिश हुई, पूरा का पूरा शहर भर जाता है। आकाशीय बिजली, लाइटनिंग, ये यूपी के हिसाब से बहुत ही आज के समय में अगर हम सबसे बोलें, अगर सबसे ज्यादा मौतें अगर किसी डिजास्टर से हो रही हैं तो लाइटनिंग से हो रही है। आंधी तूफान, लू प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा डिजास्टर है। सीवर सफाई एवं गैस रिसाव, अक्सर होता है कि सीवर जो काम करते हैं लोग, सीवर में मैनुअल लेबर्स होते हैं, वो जाते हैं और सर उसमें गैस लीकेज की वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। बोरवेल में गिरने से होने वाली दुर्घटना, बोरवेल की दुर्घटना हमारे यूपी का जो बुंदेलखंड रीजन है उसमें ज्यादा है, क्योंकि वहीं ऐसे है जहाँ पे पानी का जो लेवल है नीचे है और बोर खुले लोग छोड़ देते हैं, तो इस वजह से वहां पे ज्यादा दुर्घटनाएं बोरवेल की होती है। बाकी ये राजस्थान, गुजरात, इन सब स्टेट में ज्यादा है। मानव वन्य जीव द्वंद, यानी कि गांव में अक्सर होता है कि कोई जंगली जानवर आ गया या फिर किसी प्रकार का ऐसा जहां पर मानव का आपस में ऐसे जानवरों से संपर्क हो रहा है जिससे अगर मानव का कोई नुकसान हो रहा है, ह्यूमन लाइफ का नुकसान हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा कुआं है, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल, इसमें डूबने से अगर किसी की मौत होती तो ये भी एक आपदा है। और उसके अलावा जो हमारे यूपी में कॉमन है, नील गाय जिसको हम लोग बोलते हैं, और जो सांड होते हैं, जो बैल होते हैं, जिनकी वजह से जो गांव में घूमते रहते हैं और उनसे आपस में अगर इंसानों से उनके आपस में कहीं ना कहीं टकराव, जिससे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इनको नोटिफाई करने का कारण ये था कि सरकार ने एक फंड बनाया है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, और उसी तरह स्टेट लेवल पर फंड है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड। तो अगर आप इनमें से किसी भी नोटिफाइड
घटना में अगर आपकी डेथ होती है तो आपको हर घटना के लिए एक मुआवजा तय किया गया है, जो कि आपके रिलीफ कमिश्नर ऑफिसर, राहत आयुक्त, उसके तहत आपको ये मुआवजा मिलता है। तो ये जानना इसलिए जरूरी है कि अगर आपके जान पहचान में होता है कि गांव के लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, सर्वजन से किसकी मृत्यु तो उसके लिए भी मुआवजा है, ठीक है। तो लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, तो आप लोगों को बताएंगे तो लोग अपना जो भी उनका हक है, जो सरकार ने जो फंड जनरेट किया है, लोगों की ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सकती है। थोड़ा सा मैं अपने एसडीआरएफ के काम के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने बताया, हम लोगों का है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राज्य आपदा मोचन बल। जब दुर्घटनाएं जब होती थी, पहले जब डिजास्टर्स आते थे, तो उस समय आप सबको पता होगा कि पहले इंडियन आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेज रिस्पॉन्ड करती थी। फिर रियलाइज हुआ पॉलिसी मेकर्स द्वारा कि हमें एक ऐसे फोर्स की जरूरत है जो कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए वो बने कि वो स्पेशलाइज हो, जो कि डिजास्टर के समय पर रिस्पॉन्स कर सके। इसी के बेसिस पर नेशनल लेवल पर गठन होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का, और स्टेट लेवल पर गठन होता है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का। इनका हम लोग काम है, कोई भी आपदा आती है उस समय हम लोग इमीडिएट रिस्पॉन्स करते हैं। हमारी टीमें अपनी जो भी लोकेशंस हैं, उत्तर प्रदेश के विभिन्न लोकेशंस पर हमारी टीमें व्यवस्थापित हैं, और वहां से जैसी हमें सूचना मिलती है, सूचना मिलने के 10 मिनट के अंदर हमारी टीमें तुरंत मूव करती हैं। हमारे जवान सभी इक्विपमेंट्स के साथ, हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं हर टाइप के, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान को बचा सकते हैं। यूपी के अगर हम दृष्टिकोण से बात करें तो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लड। अभी जैसे कि फ्लड का सीजन आ गया, तो हमारे जो भी फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तहसील हैं, उसमें हमारी टीमें डिप्लॉयड हो चुकी है। ये हमारा कहीं ना कहीं ये काम स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का है। और हो सकता है कि जो आप अगर कभी इस फोर्स से रूबरू होते हैं, तो क्योंकि डिजास्टर क्या होता है कि एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा काम है या सिर्फ आपका काम है, या अवेयरनेस क्यों, अगर थोड़ा सा आप डिटेल में जाएंगे तो आज देखें कि गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा हैविली इन्वेस्ट कर रही है डिजास्टर फील्ड को लेके। बहुत से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग, अभी समूह सखी की ट्रेनिंग चल रही है, आपदा मित्र, होम गार्ड, मंगल दल, पुलिस के फोर्स और जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सबको ट्रेनिंग दी जा रही है। पर्पज यही है कि हम लोग सबको, क्योंकि आपदा से देखिए सिर्फ हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं, फिर आप अकेले नहीं लड़ सकते हैं। हो सकता है कि मेरा हेडक्वार्टर बिजनौर में है, लखनऊ में, यहाँ अगर कोई दुर्घटना होती है तो हम नहीं आ पाएंगे, जब तक हम आएंगे आपको बचाने तब तक दुर्घटना हो चुकी होगी। यही ऑब्जेक्टिव है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी जान बचा सकें। अब हम आपको मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के बारे में एक देखिए, क्योंकि समय हम लोगों के पास कम है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको 3 चीजों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली चीज सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। आप लोगों ने बहुत सुना होगा न्यूज में कि 2 टाइप के न्यूज देखी होंगी। अचानक से कोई व्यक्ति जिम कर रहा था, कोई रोड पे चल रहा था, उसकी डेथ हो जाती है। आपने ये भी न्यूज सुना होगा कि किसी व्यक्ति को सीपीआर देके बचाया गया, है ना। अभी आज से 2020 की बात है ना, लड़का रेलवे स्टेशन पे 2020 की बात है, 2021 की बात है। हमारा एक कांस्टेबल छुट्टी जा रहा था और लखनऊ रेलवे स्टेशन, 4 बाग की बात है, और वो जब छुट्टी जाता है, अचानक से वहां पे रेलवे स्टेशन में भीड़ होती है, एक आदमी को ऐसे कार्डियक अरेस्ट होता है और फिर उनको सीपीआर देता है। अगर वो हमारा कांस्टेबल वहां पर नहीं होता तो शायद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। तो ये होता कि आप भी, हो सकता है कि आपके घर परिवार में, अभी आपको नहीं लग रहा है, लेकिन शायद ऐसा किसी के साथ हुआ होगा। चाहे आप लोग जब डिस्कस करेंगे आपको पता चलेगा, जब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, आपको लगे कि अरे हाँ, इसकी जानकारी होती तो शायद हम इनकी जान बचा सकते थे। देखिए, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जानने से पहले आप 2 कंसेप्ट को जानिए। पहला कंसेप्ट होता है क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ क्या होती है कि वो डेथ जिसमें हम आदमी को वापस ला सकते हैं, यानी कि जब आदमी की जब कार्डियक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी अरेस्ट, यानी सांसें और दिल की धड़कन बंद हो जाती है, उसके बाद हमारे पास 4 से 6 मिनट का समय होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता नहीं है, क्योंकि ब्लड फ्लो रुक जाता है, ऑक्सीजन फ्लो रुक जाता है, तो हमारी जितने भी टिश्यूज हैं और बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो और सबसे पहले सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए हमारे ब्रेन को। तो होता क्या है कि हमारे पास 4 से 6 मिनट का समय है, तब तक तो हमारा शरीर जितना पहले से ऑक्सीजन लिया उससे काम चला लेता है। लेकिन उस समय के बाद धीरे धीरे जो हमारे ब्रेन सेल्स होते हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। यानी 8 से 10 मिनट के बाद फिर ऐसा समय आता है कि हम किसी को बचा नहीं सकते हैं।
जब ब्रेन सेल्स की डेथ हो जाती है उस समय हम उसको कहते हैं बायोलॉजिकल डेथ। लेकिन देखिए आप और हम इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं कि किसकी बायोलॉजिकल डेथ है किसकी। हमको मानना है कि अगर किसी कार्डियक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी अरेस्ट है तो हम उसको क्लिनिकल डेथ ही मानेंगे। तो आप समझ गए कि किसी के अगर ऐसी सिचुएशन आती है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट कार्डियक अरेस्ट होता है, तो आपके पास आप समझिए कि अच्छे से आपके पास कम से कम 7 से 8 मिनट का समय है। उस 7 से 8 मिनट अगर आपके पास स्किल है सीपीआर देने की तो आप उसके जान को बचा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आपने सीपीआर दे दिया तो बच गया, उसके बाद आपको तुरंत हॉस्पिटल उनको पहुंचाना बहुत जरूरी है। देखिए तो इसमें यही है कि जैसा कि मैंने आपको सब कुछ ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट ठीक है, अब हम लोग अब हम लोग बात करेंगे आपके सीपीआर देते कैसे, ठीक है। अगर हम डिटेल में जाएं तो बहुत सारी चीजें, लेकिन हम डायरेक्ट प्रोसेस पे आते हैं, ठीक है। मान के चलिए आपको कोई व्यक्ति मिलता है जिसकी आपको लगता है कि सांसें नहीं चल रही हैं और उसकी धड़कनें नहीं चल रही हैं। अब उस सिनेरियो में क्या होगा कि आपको सबसे पहले ABPU के नाम से हम बोलते हैं, अलर्ट, वर्बल, पेनफुल और अनरिस्पॉन्सिव, यानी कि ये जो मेथड होता है इससे हम चेक करते हैं कि भाई सही में ऐसा तो नहीं, जरूरी नहीं कि हर आदमी जो लेटा हो या गिर गया हो उसको यही समस्या हो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको चेक करेंगे, चेक करके हाँ बताओ दिख रहा है आप सभी लोगों को? ठीक है, तो इससे आपने पहले, अब देखिए इसमें क्या होता है, अलर्टनेस। सबसे पहले जब आप थपकी देते हैं तो उससे अगर हो सकता है कि बेहोशी हो गई हो, या फिर हो सकता है कि आदमी का थोड़ा दिमाग स्लो हो गया, तो तुरंत कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा, ठीक है। वर्बल क्या होता है कि आप जब पूछते हैं कि आर यू ओके, आप अपनी भाषा में पूछ सकते हैं क्या आप ओके हैं, ठीक हैं। उससे क्या होता है कि आदमी अगर रिएक्ट नहीं कर पा रहा तो बोल देता है, यानी हमें पता है कि आदमी सही है। पेनफुल, जब आप इसको मारेंगे, आप जब, तो उसके चेहरे पे कुछ ना कुछ सिकन महसूस होगी, उसको कुछ ना कुछ ऐसा रियलाइज होगा कि हाँ हम पेन, जब उसको पेन रियलाइज होगा तो कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा, रिस्पॉन्स करेगा वो। और उसके बाद अनरिस्पॉन्सिव, अगर उसके बाद भी अगर आदमी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो हम एक बार आंख को खोलते हैं और चेक करते हैं कि आंख की पुतलियों का जो होता है, जो आईलिड्स होते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ आदमी की क्या है, अगर सही कंडीशन में है कि नहीं है। आपने मान के चलिए आपने इनका रिस्पॉन्स चेक किया और आपको ये सारे रिस्पॉन्स में से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, ना ही उन्होंने कुछ बोला, पेनफुल रिएक्शन भी नहीं हुआ। अगर आपने आंख की जब पुतलियों को चेक किया तो उसमें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा, आंखें एकदम वैसी की वैसी हैं, तो उसके बाद हमारी फिर नेक्स्ट प्रक्रिया शुरू होती है कि हम फिर सीपीआर को, उससे पहले आपको इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को आपको कॉल कर देना है, जो कि हमारे यूपी के लिए 112 नंबर है। आप तुरंत कॉल करिए कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है, हमें मेडिकल हेल्प की जरूरत है। अब क्या होता है कि आपने ये तो पता कर लिया कि भाई हमारा जो विक्टिम है वो सही सिचुएशन में नहीं है, इसको सीपीआर की आवश्यकता है, यानी कुछ ना कुछ समस्या है। आपने एएमएस को अलर्ट कर दिया। अब हम आते हैं, चेक करेंगे, सबसे पहले ABC बोलते हैं, एयरवेज, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप किसी का अगर एयरवेज, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, एयरवेज चेक करने का जरूरी कारण ये होता है कि हो सकता है एयरवेज किसी कारण से ब्लॉक हो, भाई आपको अगर सांस नहीं ले पा रहे हैं तो उससे भी तो आप दिक्कत हो सकती है, आपको हो सकता है हार्ट चल रहा हो लेकिन आप ऑक्सीजन नहीं, हवा नहीं जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग एयरवेज चेक करते हैं। एयरवेज चेक करने का जो मेथड होता है, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट और जॉ थ्रस्ट। अब देखिए जो जॉ थ्रस्ट होता है, इस मेथड को ये सबसे कारगर माना गया है, क्योंकि जॉ थ्रस्ट मेथड होता है आप किसी भी रोगी पर आप ट्राई कर सकते हैं। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट जो मेथड होता है उसमें होता है कि अगर रोगी अनकॉन्शियस है तो हम नहीं करते हैं यूजुअली। अगर हो सकता है कि रोगी को चोट हो, हमें नहीं पता है, अंदरूनी कोई रीढ़ की हड्डी में चोट हो, पेट में कोई चोट हो, तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप जॉ थ्रस्ट मेथड से ही चेक करें। करके बताओ। पहले आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, पोजीशन को आप जरूर देखिएगा। कारण क्या होता है कि आप अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ करेंगे तो उससे फिर पूरा का पूरा आपका जो भी कर रहे हैं ना वो प्रक्रिया इनइफेक्टिव हो जाती है। आपने, हाँ करके बताओ, हाँ देखिए, देखते जाइए, इसमें जो अंगूठे के पोजीशन है आप टुड्डी पे यहाँ लगाते हैं और उससे आप प्रेस करते हैं, दबाते हैं ताकि उसके मुंह को खुल सके। जब हाँ हाँ बताओ एक बार बताओ, उंगलियां जबड़े, हाँ चलो करो।
तो आप नाम दबाएंगे आप करेंगे बोल देंगे आपको तो क्या है उसमें तो करके ठीक है ठीक है अगर हम ठीक है ये मेरा नहीं ले रहा दिख रहा है जो हो गया है हो सकता है कम नाम दे रहा हूँ अगर उस व्यक्ति को हमें देखना है आप दे रहा है नहीं देखना है देखना क्या तो एब्डोमिनल और चेस्ट होता है जब आप देखना हो रहा है तो देखना होता है तो हमें गर्म साफ महसूस होता है पोजीशन को देखिए। कान थोड़ा कम हो जाएगा चेक करेंगे आप ले रहा है नहीं ले रहा आप ले रहा है हमें फिर क्या देना है तो आप ले रहा है तो फिर सर्कुलेशन चेक। बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है आपने देखा होगा उसके हमारे रेडियल पर यहाँ पे रेडियल पर नहीं पता कि वो आप दे रहा है नहीं दे रहा लेकिन उसका हो रहा है या नहीं हो रहा फिर उसका धड़क रहा है या नहीं चेक कर सकते हैं आप लोग। रेडी होती है हमारे ऊपर आसमान की तरफ आप लोग अपने चेक कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान सुनेंगे, यहाँ पे लगाएंगे आप लोग तो आपको पल्स महसूस भी होगी। आपको क्लोज नहीं
देख रहा है तो ऐसे तो आइटम लेके सब बाय साइड दाहिने साइड आने आपने चेक किया चल रहा है तो हो गए लेकिन अगर उसका बंद है तो उसे तुरंत भी की आवश्यकता है काम करना दिया है और नहीं मिलेगा अगर बंद कर दिया तो पता चल गया यार की जरूरत है हम क्या करेंगे तो वेट का हर्ट और ये बताने के लिए हमारा जो हर्ट है एक चीज जगह पर हर्ट को लोकेट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं पूरा नहीं हर्ट को लोकेट करने के नेक्स्ट करिए दो तरीके एक होता है तो हमारे को दे दो अगर रेखा ड्रॉ करेंगे तो ये जो हमारी मिट्टी होती है और नेक्स्ट में तो एक्सटर्नल बॉल यहाँ पे जहाँ क्रॉस पॉइंट बनता है वहीं पर हमारा हर्ट क्लियर होता है एक्सटर्नल बॉल के जस्ट बराबर हम अपना माइक्रोहेड रखेंगे हमारा हर्ट है दूसरा तरीका जो हमारे हम पकड़ेंगे इस पे से करके बताओ इस पे से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ठीक है अभी एक दो लोगों को कराया भी जाएगा हाँ यहाँ पर आप लोग चेक करेंगे जस्ट चेस्ट के नीचे यहाँ पे आपको एक हड्डी सी मिलेगी तो वही होता है जाइबाइट क्रॉसिंग जब जाइबाइट क्रॉसिंग के वहां पर तो फिर जाइबाइट रखने के बाद जब पॉइंट आया है हमारा मतलब और क्या करना है हमारा मास्टर है क्लियर है काम करते हैं देखिए इफेक्टिव सीपीआर नहीं होगा हो जाएंगे करना होगा कंप्रेशन होगा दो बार आप देना फोटो क्या करेंगे तो या तो तुरंत दो बार देगा ये हम कोई रेडियल डिवाइस माउथ के माउथ देंगे डिवाइस लगाएंगे बैरियर में आप रुमाल भी लगा सकते हैं आप रुमाल मास्क आता है वन हाँ फिर आपके पास हाँ है क्या इसमें वैसे देखिए ये आपके पास होगा नहीं देखिए ये है सीपीआर मास्क ठीक है ये आपके पास हम मान के चलते हैं कि होगा नहीं जब भी आप किसी विक्टिम को बचाने जाएंगे तो इमरजेंसी सिचुएशन में होगा नहीं तो आप रुमाल दुपट्टा गमछा कुछ भी लगा के और नहीं ना फिर दो बार नाप देंगे 1 मिनट में 4 बार हमें करनी होगी तो लगभग कंप्रेसर करें 90 4 बार करेंगे तो वो नहीं है क्या और देने के बाद 2 बार उसको देनी होगी
और हमें याद रखना है कि बैरियर डिवाइस नहीं आ गया। में हमें इस्तेमाल करना है, क्यों हमें नहीं पता जो व्यक्ति वहाँ घटना पड़ा है, हो सकता है उसको किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो। हाँ आप उसको डायरेक्ट माउथ माउथ रेस्पिरेशन दोगे तो वो बीमारी हो सकता है आपको भी हो जाएगी। इसलिए आपको सेफ्टी के लिए बैरियर डिवाइस का इस्तेमाल करना है। तो इसलिए क्या है, जो व्यक्ति का भी हमें ध्यान देना है। इसमें दो चार चीजें आपको ध्यान देनी है। जैसे जब भी आप सीपीआर दें, सबसे पहले विक्टिम आपका हार्ड सरफेस पे लेटा हो। ऐसा नहीं कि आप गद्दे पे सीपीआर दे रहे हैं, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। हार्ड सरफेस पर हो। दूसरी चीज, जब भी आप विक्टिम को सीपीआर दे रहे हैं तो थोड़ा सा कपड़ों को ढीला करना होता है, ताकि उसको थोड़ा सा जो चेस्ट वाला पार्ट है थोड़ा सा उसको आप सामने आपको दिखे, ताकि आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चले। उसके अलावा आपको उसकी प्राइवेसी का भी ध्यान देना है, कि खासकर जब अगर फीमेल हो तो उस समय आपको ध्यान देना है प्राइवेसी का, ठीक है, कि आप इस समय की, ताकि ऐसा कुछ ना हो कि आपको एक गलत इंडिकेशन जाए। और उसके अलावा हार्ड सरफेस, हाँ, और जो आपकी पोजीशन जो बताई हैं, ठीक है, पोजीशन का आपको विशेषकर ध्यान देना है। कारण क्या होता है कि जब हम लोग देते हैं, आप लोगों ने अभी देखिए, आप लोगों ने कहीं वीडियो रैंडम कोई देखा होगा, अभी जैसे हमारे इंस्ट्रक्टर ने बताई है वैसे आपको लोग करते हुए नहीं दिखेंगे, ठीक है। कभी किसी का हाथ टेढ़ा होता है, कभी किसी का बॉडी का पूरा पोजीशन नहीं होता है, ठीक है, उसमें आदमी बच जाता है कभी कभी। लेकिन कारण क्या है कि आप अगर सही तरीके से नहीं करेंगे तो हो सकता है कि फिर आप पे आरोप प्रत्यारोप लग जाए कि भाई आपने किया और ऐसा हो गया, है ना। इसीलिए विशेषकर ध्यान देना है कि जब आप सीपीआर दें तो आपकी जो पोजीशन है, ठीक है। अभी एक बार इनको ये वाले प्रैक्टिकल नहीं, अभी प्रैक्टिकल करा दो, ठीक है, बता दें बेग। हाँ चलो, एक साल तक का होता है वो ट्रेन होता है, 1 से 2 साल तक का ट्रायल होता है। डिपेंड नहीं एडल्ट, तो उसमें क्या होगा, चेस्ट कंप्रेशन है। एडल्ट का जो चेस्ट कंप्रेशन होता है, सर हम दबा तो रहे, कितना दबाना है, 4 से 5 सेंटीमीटर हमें चेस्ट को दबाना, कंप्रेस करना होता है। वहीं अगर उसकी उम्र 2 साल से कम है, 1 साल से ज्यादा है, वो चाइल्ड है, बच्चा है, तो जो चेस्ट कंप्रेशन होगा 4 सेंटीमीटर का होगा। लेकिन अगर उसकी 1 साल से ज्यादा है तो उसका जो चेस्ट कंप्रेशन वो 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे आप, तो हमारे 2 फिंगर से पाना है। पंद्रह 15 के 15 कंप्रेशन में आपको एक चीज ध्यान देनी है। जैसे अभी आपको सेंटीमीटर बताएगा 4 से 5, 3 से 4, तो हो सकता है आपको ये ध्यान ना हो, लेकिन इसका एक नया मानक जो ये है कि आप विक्टिम के जो चेस्ट का जो 1/3 हिस्सा है, ये आप उतना दबा सकते हैं। जब भी आप उस टाइम जाएंगे, जो विक्टिम हो सकता है, देखिए एडल्ट में भी सबका शरीर का साइज अलग अलग होता है, तो आपको इतना ध्यान देना है कि 1/3 हमें उतना कंप्रेस करना है विक्टिम के चेस्ट को, ताकि फिर आप इफेक्टिव सीपीआर दे सकें। अब एक बार आप आ जाइए, आप लोगों को प्रैक्टिकल करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो 4 लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि अभी तो आपको लगा होगा कि आप सीख लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा करेंगे तो आप वहाँ आ जाइए जो भी। ठीक है, इसमें शर्माना नहीं है, लाइफ सेविंग स्किल्स हैं, ठीक है, और ये आपको बहुत काम आएंगे। अभी हो सकता है जिसके साथ अभी बताने के बाद कुछ लोगों को रियलाइज भी हुआ होगा, और जिसको रियलाइज नहीं हुआ, आने वाले समय में आपको पता भी चलेगा इसकी जरूरत है। इनको नहीं सुनो, तुम मत बताओ, पहले इनको करने दो, आप शुरू करिए। पहले आप चेक करिए कैसे शुरू करेंगे। विक्टिम है, आप नहीं देखिए, आप गलत, सबसे पहले आप उसकी अलर्टनेस चेक करिए, है ना। हाँ, एबीपीयू चेक करिए ना कि विक्टिम सही में समस्या है कि नहीं। नहीं, इधर से आइए, इधर सामने से। तेज इतनी थपकी पे क्या होगा उसका, कुछ नहीं होगा।
इतना दीजिए कि कुछ असर हो, इतना भी तेज नहीं देना है कि कुछ चोट लग जाए, ठीक है। हाँ हाँ, पूछो, आप पूछते रहो उससे, पूछिए कि यार, हाँ ठीक है, पूछना उससे, आ रही ओके, आ रही ओके, क्या आप सही ठीक है, ठीक है। नजर, हाँ चेहरे पे, ठीक है ना। ठीक है, चलो एयरवेज चेक करो। कोनी जमीन पे टिका, हाँ पूरा एकदम। हाँ। इनकी गलतियों से आपको भी रियलाइज क्या क्या गलतियां हैं आपको, और रिवीजन होगा। फोटो फोटो लेते रहो, चार उंगली, हाँ नीचे करो। नहीं, नीचे नीचे नीचे। ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे आपको दबाना है। कारण ये होता है कि अगर किसी का कितना भी मुंह टाइट बंद होगा ना, जब आप इस पोजीशन में करेंगे तो फिर खुल जाता है, मुंह खुल जाता है। हाँ, आपके देखिए पोजीशन सही नहीं है, कोनी की पोजीशन सही करिए भाई, टिकाइए इसको, हाँ तभी इफेक्टिव होगा ना। हाँ अब आप देख लिए कुछ है। हाँ चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करिए, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सर्कुलेशन चेक करिए। देखिए वहां से नहीं, कैरोटिड पल्स एक साइड। ऐसे, हाँ थोड़ा सा आप उधर, हाँ इधर करिए ना, गर्दन के पास करिए, हाँ। चलिए अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अब क्या करेंगे बताइए, 1 मिनट क्या करेंगे आप, क्या चेक करें। नहीं, पहले आप इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को नहीं बुलाएंगे, डायरेक्ट आप ही दे देंगे सब कुछ है। मान के लिए वहाँ कई लोग होंगे ऑलरेडी फोन कर चुके होंगे, ठीक है, लेकिन एक हम लोग ऐसे आइडियल कंडीशन में, ठीक है। चलो उसके बाद डायरेक्ट लोकेट तो करो आप, लोकेट, देखिए लोकेशन, गलती लोकेट कर रहे हैं आप अपने। यहाँ आप लोग पेट को पकड़िए, यहाँ से आप लोग जाते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टर्नम महसूस होगा, हाँ स्टर्नम पे ही आपको जो मास्टर हैंड का, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पीछे नहीं, हाँ एकदम चिप, हाँ सही, पूरा वजन, हाँ चलो, हाँ ठीक, कोहनी होल्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गिनते रहना है, 30 बार गिन रहे हो, हाँ हाँ चलो करते रहो। कोहनी फोल्ड हो रही है आपकी, कोहनी सीधा रखिए भाई, हाँ ये ध्यान देना, कोहनी यूजुअली क्या हो गया, जब पहली बार करेंगे फोल्ड हो गया आपकी, फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब उसके क्या करेंगे, रेस्क्यू ब्रीथ करिए, नहीं ऐसी करिए, चलो ऐसी करो। नाक बंद किया आपने विक्टिम का, नाक नहीं बंद करो ना, नाक फिर क्या मतलब, आप मूछ देंगे नाक से बाहर आ जाएगी सांस, क्या। हाँ नहीं है, नहीं नहीं, आप नाक, हाँ बंद करना है ऐसे हल्के, हाँ हल्का बंद करके फिर अब ब्रीथ दो, हाँ क्लियर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आइए, कोई और, आइए आइए, चलो ठीक, समझ जाओगे, अब कर लोगे। अब रुकिए, जितनी बार आप पीट रहे हैं उसके तुरंत आरी ओके पूछिए, ठीक है। ऐसा नहीं क्योंकि आप 3-4 बार मार दिया फिर बाद में आरी ओके कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, आरी ओके एक बार फिर से करिए, अब इतना भी तेज नहीं मान रहा है, ठीक है। उसमें आपकी नजर जो विक्टिम के चेहरे पर होनी चाहिए, ठीक है, कि अगर कुछ मारना है फिर पूछना है, मारना है फिर पूछना है, हाँ फिर पूछ विक्टिम का, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद बताओ मत, तुम बताओ मत, करने दो। पोजीशन, हाथ की पोजीशन कहाँ है, कोहनी की पोजीशन देखो,
ठीक है, नहीं दोनों को नहीं टिकाओ ना पूरा एकदम जमीन से, क्योंकि जितना आप जमीन पे उसको आपको थ्रस्ट मिलेगा, प्रेशर मिलेगा, आप इजीली कर सकते हैं। वरना क्या होगा, जो विक्टिम होगा जब उसकी जब बेहोशी होता है, आप लोग कभी देखे ना, इतना ही बोलते हैं दांत लग गया, आप लोग खोलते हैं खुलता नहीं है ना, इसीलिए क्योंकि जब आप पोजीशन लेंगे तो आपको प्रेशर में थ्रस्ट में मिलेगा और उससे आप इजीली उस विक्टिम के जबड़े को खोल सकते हैं। ठीक है, चलो सही नहीं है पोजीशन, आप हाथ को स्ट्रेट करिए, हाथ को स्ट्रेट, हाँ और हाँ ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे दबाना है, अंगूठे से ऐसे खींचना है, हाँ ऐसे खींचना है, ठीक है नीचे पे, हाँ और उंगलियों से यहाँ दबा के और फिर ऐसे खींचना है, खींचेंगे तब। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हाँ ब्रीदिंग चेक करो। यहाँ पर क्या देख रही हो? हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट, नहीं फिर पल्स तो चेक करना है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या होता है, जरूरी तीनों चेक करना इसलिए जरूरी है कि देखिए एयरवेज आप चेक करेंगे, मान के चलिए कि आप सीपीआर दे रहे हैं और ब्रीदिंग दे रहे हैं, आप करते रहो, ठीक है, क्या होगा कि एयरवेज जब खुला ही नहीं है तो ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी, है ना, आप ब्रीथ तो दे रहे हैं। और उसके बाद ब्रीदिंग इसलिए चेक करना है आपको कि पता चले कि आप उसकी सांसें चल रही हैं, फर्जी में आप सीपीआर दे रहे हैं तो नुकसान कर जाएगा। सर्कुलेशन भी, क्योंकि अगर जब तक दोनों बंद ना हो आप सीपीआर नहीं देंगे। अगर ब्रीदिंग चल रही है, मान के चलिए ऐसी सिचुएशन ब्रीदिंग चल रही है और सर्कुलेशन नहीं चल रहा है तो आप हाँ सर्कुलेशन नहीं चल रहा, अगर जब तक दोनों ऑब्सेंट ना हो तब तक आप सीपीआर किसी विक्टिम को नहीं देंगे, इसका ध्यान देना। लेकिन मान के चलिए कि यूजुअली ये हुआ कि अगर एक नहीं चल रहा तो दूसरे 90% चांस होता है, 99% की दूसरा भी नहीं चलेगा। आराम से आप देखिए, ये जो करें इसमें क्या है कि आपकी जो हाथ की पोजीशन है ना, जो आप करेंगे ऐसा ना हो कि हाथ सरकना नहीं चाहिए, इसको टाइट होल्ड इसीलिए करना है, इससे इतना ये जो आपका ये वाला जो है ऐसे बाहर ना लाए। एक बार करके बताओ थोड़ा सा बाहर, ठीक है, उसी पे विक्टिम पे करके बताओ, हाँ विक्टिम पे करके इससे बताओ, डमी पे बताओ, मैनिक्विन पे। ये हाँ, इसको इसमें जो टाइट करने का थोड़ा सा इसको बाहर ऐसे निकालो हल्का सा, हाँ इससे क्या होगा कि जो आपका हाथ है ना, हाथ की पोजीशन अब पता चले आप कर रहे हैं ऊपर नीचे ऐसे सरके, फिर क्या मतलब, हाँ हाँ ठीक है, दो इनको कम, चलिए ठीक। अब ये एक चीज है, सीपीआर कब तक करते रहना है, जब तक कि आप या तो हॉस्पिटल लेकिन आप पहुंच जाएं, या फिर एडवांस इमरजेंसी केयर आपको नहीं मिलता लाइफ सपोर्ट, या फिर जब तक कि विक्टिम होश में नहीं आ जाता तब तक आपको करते रहना है, रुकना नहीं है। अगर आप थक जा रहे हैं आप अपने साइड वाले को बोले कि आप करिए, ठीक है, दो लोगों की इसलिए इसमें होता है कि एक आदमी थका फिर दूसरा कर सकता है। और इसमें कंप्रेशन का ध्यान देना है कि जो 1 मिनट में, ठीक है, 100 से 120 बार आपको कंप्रेस करना है, तो आपकी जो स्पीड होनी चाहिए उतनी तेज होनी चाहिए और उसके साथ साथ कंप्रेशन भी उतना इफेक्टिव होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब सभी लोग कर लेंगे, कोई और करना चाहता है तो कर सकता है, बाकी समय भी कम है हमारे पास। नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है ठीक है, एक बार ये आप देख सकते हैं डायरेक्ट भी, ठीक है, बस यही रहने दो, ठीक है, किसी को करना अभी आप कर लीजिएगा, ठीक है, फोटो ले लियो ना इन लोगों की जो कर रहे थे, ये लोग कर रहे थे। अब ब्लीडिंग की हम लोग बात कर लेते हैं। ब्लीडिंग नॉर्मली देखिए किसी के साथ भी ऐसा सिनेरियो घट जाता है, एक्सीडेंट साइड में हो जाता है, आप नॉर्मल घर में कभी हो जाता है, तो देखिए दो टाइप की ब्लीडिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग और एक्सटर्नल ब्लीडिंग। एक्सटर्नल में सीधी सी बात है, यानी कि आपका खून बाहर निकलते हुए दिखेगा। इंटरनल में जो आपका खून है वो अंदर से रिसाव होता रहेगा, आपको सिर्फ धब्बे दिखेंगे या फिर उस टाइप का बोलते हैं ना निशान सा पड़ जाता है, थोड़ा सा येलोइश या फिर ब्लूइश निशान। तो ये मेथड है, इससे आप है ना एक्सटर्नल ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों ने ट्राई भी किया हुआ लेकिन थोड़ा सा बहुत अच्छे से नहीं पता हुआ। एक तो सबसे कॉमन है डायरेक्ट प्रेशर। जब आप ब्लीडिंग होती है डॉक्टर के पास जाते हैं, सीधे बैंडेज लगा के क्या करता है, दबाता है थोड़ी देर के लिए, ये होता है डायरेक्ट प्रेशर। आप अगर होता है
डॉक्टर नहीं मिल रहा, आप डायरेक्ट प्रेशर लगाइए, बैंडेज लीजिए, डायरेक्ट प्रेशर लगाइए और उसको ले जाइए हॉस्पिटल में। मान के चलिए यहाँ से भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो कभी कभी क्या होता है कि एक्सट्रीमिटीज में हमारे चोट लगी होती है, तो हर जगह प्रेशर पॉइंट होता है, यानी कि आप वहां जब उसको आपको चेक करना होता है, जैसे आप चेक करते जाएंगे, जैसे यहाँ चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ दबाने से ब्लड और तेजी से निकल रहा है और यहीं से आपका ब्लड स्क्वीज हो रहा है, रुक जा रहा है। तो आपको प्रेशर पॉइंट को दबा के रखना, जब प्रेशर पॉइंट को इसे यहाँ दबा लिए तो क्या होगी, आगे इसके आगे ब्लड का फ्लो नहीं होगा, लेकिन हल्का हल्का इसको, मतलब बहुत, इसमें क्या होता है कि आप पूरी तरह से ब्लड रुकता नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि ब्लड लॉस से भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। एलिवेशन क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा हार्ट के लेवल से जिस पोर्शन में चोट है, ब्लीडिंग हो रही है, उसको उठा देते हैं ताकि हार्ट उतना ऊपर पंप ना कर सके ब्लड, तो फिर भी ब्लड लॉस कम होगा। नेक्स्ट करना है। अगला मेथड है टर्निकेट। ये हम आप लोगों को नहीं बताएं क्योंकि इसके लिए देखिए आपको प्रॉपर मेथड पता होना चाहिए, इसके आपको समय सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये टर्निकेट मेथड ऐसा होता है कि जो आदमी जानता हो अच्छे से, इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। हम अभी बता दें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, या तो आप सीखिए समय देके, अदरवाइज आप इसको कभी मत करिएगा अगर आप अच्छे तरह से ना जानते। नेक्स्ट करो। और ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरनल ब्लीडिंग, इसके लक्षण जानिए। खांसने पे अगर खून आ रहा है, उल्टी के साथ अगर खून आ रहा है, तो समझिए कि विक्टिम के इंटरनली कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रही है। लाल नीले और काले धब्बे पड़ जाना कहीं हाथ पे कहीं पांव पे, तो समझिए कि उस अंग में कहीं ना कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। पेट में अगर अकड़पन हो रहा है तो इंटरनल ब्लीडिंग के निशान है। अब देखिए इसकी पीएचटी की हम लोग राइस विधि यूज करते हैं, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन, है ना। हाँ, तो रेस्ट क्या होता है कि हम लोग विक्टिम को रेस्ट की पोजीशन में लाते हैं, ठीक है। अगर विक्टिम हमारा कहीं इधर उधर भाग दौड़ कर रहा है, चाहे अस्थिर हो, तो उसको हम लोग पहले रिलैक्स करते हैं कि भाई तुम एक रिलैक्स पोजीशन में आओ, ठीक है। आइस होता है जहां पर आपको दिख रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है, हल्के हल्के आइस से इसका सिकाव करते हैं, ठीक है, जहां पे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। कंप्रेशन वही होता है जिस पोर्शन, मान चले यहाँ पे कहीं भी अगर आपको धब्बे दिख रहे हैं तो वहां पर आप हल्का हल्का कंप्रेस करेंगे। और एलिवेशन वही जो हम लोग, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि हार्ट के ऊपर आप अगर आप थोड़ा सा कर देंगे तो हार्ट उतना हाइट में पंप नहीं कर पाएगा, तो हम लोग जहां भी ब्लीडिंग होती है वहां से हम लोग एलिवेट करते हैं उस अंग को, ताकि कम से कम ब्लड लॉस हो। वही रेस्ट है, पीड़ित को आराम कराएं, आइस, ठीक है, कंप्रेशन, एलिवेशन, ठीक है। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अस्पताल पहुंचाएं, क्योंकि इसमें आपको आइडिया नहीं होता है कितनी गहरी चोट है। उसके बाद हम लोग आते हैं छोटा सा, देखिए बेहोशी, ये भी एक कॉमन बीमारी है, आप लोग अक्सर देख लेते हैं, घर में भी हो सकता है। अचानक क्या होता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से कभी लोग चलते फिरते, है ना, हो सकता है कभी कभी क्लास में भी गर्मी की वजह से, मान चलिए यहाँ पर तो एसी लगी है, लेकिन जहाँ पर नहीं होता है तो ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। देखिए, तो बेहोशी की अगर हम बात करें तो इसका कारण होता है कि जो आपका दिमाग होता है अच्छे ढंग से काम नहीं करता है। इसमें मेन कॉज होता है कि ब्लड की जो सप्लाई है हमारे हेड तक, शरीर मस्तिष्क तक नहीं पहुंचती है, और ये बहुत कम अवधि के लिए होता है। इसमें ये होता है कि अगर आपने समय पर, अगर आपने फर्स्ट एड प्रोवाइड करा दिया तो फिर तो आदमी बच जाता, नहीं तो इससे भी ये मृत्यु का कारण बन सकता है। नेक्स्ट करो। देखिए इसके कुछ लक्षण हैं, अगर ऐसा कुछ आपको है तो समझिए कि व्यक्ति बेहोश हो सकता है। जैसे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, बेहोश व्यक्ति के भी पसीना आता है, बेहोश हो गया लेकिन उसके बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, ठीक है, जी उसका मिचला रहा है, ऐसा लग रहा है कि अजीब सा थोड़ा फील हो रहा है, उल्टी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, नजर कमजोर होना, क्योंकि आप लोगों ने देखा कई लोग खड़े खड़े, हमें नहीं पता, जैसे हम लोगों ने फोर्स वगैरह में होता है, अचानक से खड़े और अचानक से कोई खड़े खड़े गिर जाता है, कारण क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, कमजोरी महसूस, चक्कर वो बता नहीं पाता है और वहीं पे गिर जाता है। इसकी अगर हम बात करें, उसके लिए प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट यानी पीएचटी, यानी कि हॉस्पिटल में जाने से पहले आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले चीज तो उसको आप नीचे बिठा दें या लिटा दें, ठीक है, जितना आप बेहतरीन पोजीशन लिटा सकते हैं। अभी आपको हम लोग रिकवरी पोजीशन बताएंगे। अगर बैठा, अगर लेट नहीं सकता है, एक बार पोजीशन करके दिखा दो जरा, ये वाली घुटनों के, जो सिर को घुटनों के बीच में करके, नहीं बैठ के, हाँ ऐसे करके, हाँ इस पोजीशन में। इससे क्या होता है कि बॉडी जब थोड़ा सा क्लोज कॉन्टैक्ट में होती है तो थोड़ा सा सर्कुलेशन वगैरह का चांसेस ये रहता है कि ज्यादा हो जाए। फिर उसके बाद देख लें सांस, ऐसा तो नहीं सांस चल रही है, ये सबसे कॉमन चीज है, आप देखना कि सांस चल रही है, उसका एयरवेज खुला है कि नहीं। खाने पीने के लिए कुछ नहीं देना है, ठीक है, इसका ध्यान देना। लोग कभी पानी नहीं पिला देते हैं, इन सब चीजों पे ध्यान देना, खासकर पानी तो एकदम नहीं। वहां भीड़ इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि उसको हवा नहीं मिलेगी और ज्यादा पसीना वगैरह आता है तो विक्टिम की हालत खराब हो सकती है। कपड़ों को ढीले कर दें ताकि रिलैक्स महसूस करें, और उसके बाद कारण जानने का प्रयास करें। कारण में क्या होता है कि देखिए वही, जैसे मैंने डिहाइड्रेशन होता है,
कोई लोग जैसे क्रोनिक डिजीज के मरीज होते हैं, हो सकता है कई दिनों से दवाइयां नहीं ले रहे हैं, क्या कुछ इंटरनल कुछ दिक्कतें हो गई, उससे भी बेहोशी हो सकती है। तो आप कोशिश करें क्या समस्या है, ताकि उसी अकॉर्डिंग आप उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और फिर होता है शॉक का ट्रीटमेंट, यानी बेहोशी का ट्रीटमेंट। तो फोटो दिखाओ, नेक्स्ट में होगा, नहीं है क्या इसमें? इसमें हाँ देखो होगा ना, हाँ ये है, देखिए बेहोशी का। ये जब भी अगर आपको विक्टिम दिखता है कि उसको बेहोश हो गया है, शॉक है, तो इस पोजीशन में आप अगर लिटा देंगे विक्टिम को, लेकिन ध्यान देना है कि लोअर एक्सट्रीमिटी में विक्टिम के चोट ना हो। अगर चोट नहीं है तभी आपको इस पोजीशन में लिटाना। पता चले कहीं चोट हो तो उस सिचुएशन में आप ऐसे ना लिटाइएगा, ठीक है, सीधा लिटाइएगा। और उसके बाद अगर जब विक्टिम आपका मतलब सही पोजीशन में आ जाता है, यानी कि इसका मतलब कि आप समझिए कि विक्टिम की सांसें चलने लगी, थोड़ा ठीक महसूस कर रहा है, तो उसके बाद होती है रिकवरी पोजीशन। नेक्स्ट करो। आप लोगों में से कौन लोग आ सकता है रिकवरी पोजीशन आपको बताया जाए करने के लिए, डेमो के लिए? कोई भी आ जाइए, आप आ जाइए, ठीक है। इनको बताओ रिकवरी पोजीशन। हाँ नेक्स्ट, लेट जाइए, फोटो ले लो। देखिए ये अभी बेहोश थे, अभी तक शॉक था, अब इनको हमने सही कर दिया। अब हम इनको रिकवरी पोजीशन में लिटाएंगे जब तक कि मेडिकल सुविधा नहीं मिल रही है। हाँ तो ऐसे सर नीचे करो, सर नीचे करो, हाँ तुम नीचे करो, यही ठीक है। वैसे इधर से करना था, कोई नहीं, ठीक है। ये है पोजीशन, ठीक है। करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, थोड़ा सा सामने से भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो ये पोजीशन है ना, इसमें ध्यान देना है कि जो लेफ्ट हैंड है तुम्हारा, ये लेफ्ट हैंड है ना ये, हाँ अच्छा वो, हाँ तो लेफ्ट हैंड आपका ऊपर जाएगा, ठीक है, और राइट हैंड यहाँ नीचे, ठीक है। और इस पोजीशन में आप थोड़ा सा नहीं फैलाइए, इस हाथ को इधर करिए, हाँ नहीं हल्का सा, ठीक है, हाँ इस पोजीशन में। इस पोजीशन में क्या होता है, इसको हम लोग रिकवरी पोजीशन बोलते हैं। यानी कि जब तक हम हॉस्पिटल में नहीं ले जा रहे हैं, या फिर होता ना कि अगर आपने उसको रूम पर ही लिटा दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, पता चला डिहाइड्रेशन से ही हुआ है, तो इस पोजीशन में लिटा देंगे तो विक्टिम जल्दी से रिकवर कर सकता है। ये चीजें हैं, ठीक है सर। फिर और कुछ, या फिर बताइए, जैसे बताने को तो बहुत कुछ है हमारे पास, ठीक है। चलिए एक काम FBO पे ले चलो, FBO की एक स्लाइड है। हाँ एक बार एक्सटर्नल बताए थे, एक बार बताए थे आप, एक्सटर्नल बिल्डिंग का बताया था ना, डायरेक्ट प्रेशर, टॉर्निकेट। टॉर्निकेट देखिए हम बता देंगे, लेकिन हाँ, ये हम समझ गए आप इसकी बात कर रहे हैं ना। देखिए हम इसको बता देंगे, बस एक दिक्कत है कि आप जब तक आप अच्छे तरीके से आपको नहीं आता है, इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें रिस्क होता है, ठीक है। रुक जाता रक्त बंद वो, ठीक ठीक एक मिनट। देखिए अभी मैंने आपको एक मिनट, आपको मैंने प्रेशर पॉइंट बताया ना, तो प्रेशर पॉइंट पे हम लोग टर्निकेट का, मान चलिए यहाँ ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, प्रेशर पॉइंट हमारा यहाँ पर हम लोग टर्निकेट करते हैं, यानी उस पोजीशन को टर्निकेट बोलते हैं। आप देख रहे हैं इसमें, इसको करके बताएंगे। इसमें क्या होता है कि फिर इसको हम टाइट करते हैं। टाइट जब करते हैं, क्योंकि जब ब्लीडिंग है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तब हम इसको करते हैं। और जब आप टाइट करेंगे तो यहाँ से क्या होता है कि ब्लीडिंग बंद हो जाती है। उसके बाद फिर 6 सेकंड का, 6 सेकंड है ना, 4 से 6 सेकंड, 5 से 8 मिनट, हाँ 4 से 6 मिनट का है, हाँ। तो उसमें क्या होता है कि उतने मिनट तक आपको रोके रखना है, आपको टाइमिंग कैलकुलेट करना है। कारण क्या होता है कि अगर आप उतने देर तक नहीं रोकेंगे तो जो इस वाले पोर्शन में आपका जो है ना, ब्लड नहीं पहुंचेगा, ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो ये वाला जो पोर्शन है, सेल यहाँ के डेड हो जाते हैं, तो फिर वो ज्यादा नुकसान होता है। उसमें फिर क्या होता है कि 4 से 6 मिनट बाद आपको फिर खोलना है, उसको ढीला करना है, टर्निकेट को आप ढीला करेंगे, फिर थोड़ी देर ब्लड फ्लो होने देंगे, फिर आप फिर उसको टाइट करेंगे, ये होता है। अब इसमें कहेंगे तो हम आपको करके बता दें, कोई इशू नहीं है, बस ये है कि आप जब ही करिएगा जब आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। उसका ले जाओ, FBO का ले लो। कुछ और आप लोगों के सवाल है तो आप वैसे पूछ सकते हैं, इसमें जितना बताया गया है इसमें से कुछ आप लोगों के डाउट है तो, ठीक है।
ठीक, स्नेक बाइट पर है। देखिए स्नेक बाइट में आप थोड़ा सा दो चीज, इसको ऊपर करो, बस ये निशान वाला करो, नहीं नहीं एक नेक्स्ट करो। स्नेक बाइट में आप देखिए दो चीज जान जाइए, ठीक है। पहली चीज जानिए कि इंडिया में जो हमारे 70% सांप हैं, ठीक है, स्नेक है, वो विषहीन है, यानी उनके अंदर पॉइजन नहीं होता है, नॉन पॉइजनस है, सिर्फ 30% ही पॉइजनस है। तो सबसे पहले तो अगर कोई सर्पदंश होता तो आपको घबराना नहीं है कि नहीं मुझे सांप ने काट लिया मुझे कुछ हो जाएगा, ठीक है। जो आप लोगों ने कहानियां सुनी है कि इनके यहाँ गए वो ठीक हो गए, वो कारण क्या होता है कि नॉन पॉइजनस स्नेक से होता है। अब होता क्या है कि देखिए आप लोगों ने कहीं ना कहीं रिसर्च वगैरह देखा हो कि अगर आपके दिमाग में भर दिया गया कि भाई, आपने एक बहुत अच्छा रिसर्च हुआ था, शायद आप देखेंगे कि एक आदमी को ऐसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसको ये डाला कि उस कमरे में स्नेक है, सांप है, कोबरा सांप है, लेकिन उसके दांत नहीं होते हैं। अब वो उसको आदमी को उस कोबरा एक बार काट देता है, अब उसके दिमाग में वो चीज भर गई कि मुझे कोबरा ने काट लिया। अब क्या होता है कि उसके दिमाग में जो कोबरा के अंदर जो पॉइजन होता है वही पॉइजन उसके शरीर में जनरेट हो जाता है, कारण क्योंकि उसके दिमाग में चीज चलने लगे कि मुझे सांप ने काट दिया, मैं बचूंगा नहीं, ठीक है। तो वही होता है कि जो मानसिक स्थिति है आपको उसमें बहुत संयम रखना है कि नहीं काटा है कोई बात नहीं, हम पीएससी में जाएंगे, पीएससी में जाएंगे, वहां पर ये आपके एंटीडोट पड़े होते हैं, ठीक है। और जब आपके नॉन पॉइजनस काटा आपको कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत जलन उलन होगी, थोड़ा सा मिचले होगी, उल्टी हुई महसूस होगा और कुछ नहीं होगा। अब इसमें ये निशान देख लीजिए, ये देखिए वो इस हाथ में आप देख रहे हैं दो निशान दिख रहे हैं, ये वाले देखिए, ये वाले ये दिख रहे हैं ना। जो भी विषयन पॉइजनस स्नेक होगा उसमें क्या होता है, फैंग्स होते हैं, वो आगे के जो इनके फैंग्स होते हैं ये वाले, ठीक है। जब ये काटेगा तो अपने दो दांतों के निशान छोड़ता है, फैंग्स के निशान छोड़ता है। तो यूजुअली क्या होगा कि नॉर्मल केस में आपको काटता है कहीं पर भी तो ऐसे दो दांत के निशान मिलेंगे। तो अगर ऐसे दो दांत के अगर आपको उस जगह पे निशान मिल गया तो समझिए कि आपको पॉइजनस स्नेक ने काटा है। और अगर जैसे ये वाले दांत हैं, यानी जैसे हमारे, जैसे आप लोगों किसी आप अपने दांत से ऐसे काटिएगा तो आपको 3-4 दांतों के आपके निशान आपको मिलेंगे हाथों पर, तो वैसा अगर निशान ऐसा मिलता है तो आप समझिए कि वो नॉन पॉइजनस स्नेक है, यानी विषहीन सर्प है, इससे हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। एक बार जाके प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे डॉक्टर को दिखा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करो, इनका ये बैक करो, पीएचडी वगैरह दे रखा है क्या इसका, नहीं है ना, हाँ ठीक। पीएचडी में ये है कि जहां सांप वगैरह काटता है ठंडे पानी से आप धुलें उसको, ठीक है। बाकी आप किसी टर्निकेट नहीं करना है, ऐसे लोग कहते हैं कि यहाँ बांध दो और विष नहीं फैलेगा, ये सब काम नहीं करना है। आप तुरंत के तुरंत आप वहाँ एक ही तरीका, आप ठंडे पानी से धुलिए और तुरंत के तुरंत आप डॉक्टर के पास ले जाइए। जो भी आपका नजदीकी पीएचसी सीएचसी होगा वहाँ पे एंटीडॉट इंजेक्शन पड़े होते हैं तो बहुत ईजिली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बस मेन आपको यही ध्यान देना है, ठीक है। बाकी वही बताना कि इंडिया में 70 से डेथ हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा होती है क्योंकि अज्ञानता के कारण, ठीक है। बाकी 70 से 80% स्नेक में पॉइजन नहीं होता है तो आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट, आज आप एक छोटा सा हम लोग टॉपिक देख लेते हैं, FBO, फॉरेन बॉडी एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है कि आपके इससे आप इंग्लिश से समझ गए, कोई भी बाहरी कण हमारे, जो ये हमारा ये पाइप है, फूड पाइप या फिर जो श्वास नली जिसको बोलते हैं, उसमें कुछ भी ऐसी बाहरी चीज आ जाती है जिससे कि हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। उस केस में आपको क्या करना है कि सांसें जो हमारी विक्टिम को होती है, सांस रुक जाती है, वो सांस नहीं ले पाता। उसमें आपके देखिए कोई बाहरी वस्तु हो सकती है, कभी कभी क्या होता है किसी दुर्घटना के कारण आपकी जीभ कट गई, वो फंस जाती है। कभी क्या होता है आपकी जीभ घूम जाती है, जीभ ही आपकी ब्लॉक कर देती है, जो कि आपको 3 फिंगर स्वीप बताया ना, तो वो होता है कभी कभी क्या है जीभ आपकी उल्टी पड़ गई और आप सांस नहीं ले पा रहे हैं। उसके अलावा कोई चोट वगैरह हो गई, ठीक है। नेक्स्ट करो, तो ये नेक्स्ट करते जाओ, नेक्स्ट करते जाओ। हाँ, आप मेन ये देखिए कि सिचुएशन में क्या होगा, विक्टिम सांस नहीं ले पा रहा होगा। देखिए यूनिवर्सल चोकिंग साइन हम लोग बोलते हैं, अगर आपके कभी भी सांस नहीं ले पाएंगे तो कोई भी विक्टिम होगा सबसे पहले अपने गले को पकड़ के ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको यूनिवर्सल चोकिंग साइन कहा जाता है। आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा, जो नर्व एजेंट्स होते हैं, चोकिंग एजेंट्स होते हैं, डाल देते हैं, और एजेंट्स होते हैं पकड़ के ऐसे। कारण क्या होता है कि आप अगर चोकिंग होगी तो आप सबसे पहले इसी पोजीशन में आएंगे, आपको नहीं पता चलता कि हम क्या करें, ये ह्यूमन नेचर में। तो उसी पोजीशन में आपको विक्टिम मिलेगा, ठीक है। जब ये विक्टिम इस पोजीशन में मिलेगा तो एक हेमलिच मनूवर जिसको हम लोग बोलते हैं मेथड है, जिससे आप उसके जो भी कोई बाहरी चीज जो फंसी है उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर सबसे पहले तो आप एयरवे चेक करने के जो मेथड हैं, जॉ थ्रस्ट और
हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, उससे क्या हुआ कि आप अगर देख सकते हैं कहीं बाहर तो कुछ नहीं, जो आउटर एयरवेज है उसमें तो कुछ नहीं फंसा है, जैसे मैंने अब जीप का एग्जांपल दिया, तो अगर वो नहीं है तो हेमलिच मैनूवर करके दिखा दो एक बार, ठीक है। पोजीशन में इसमें भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए विक्टिम है, निकल जाएगा। जब तक अगर आपको कोई ऐसा जाओगे और आप तेजी से जब थप्पी दोगे के साथ हो सकता है कि वो बाहर निकल जाए। लेकिन अगर वो बाहर नहीं निकल रहा है तब आपको क्या करना है, पास जाना है और दोनों पैर को एक पैर आपको रख देना। उसके बाद आपको उन्हें बताना है भाई मैं ये चीज जानता हूँ, मैं आपको ठीक कर दूंगा और मानसिक संतावना के लिए बताना है कि मैं जानता हूँ, तभी वो आपसे विश्वास करेंगे। आप अपने हाथों को हटा लीजिए, जब आप उन्हें बताओगे फोटो लीजिए हमारे यहाँ पे पैर से दो लेना है। उसके बाद आपको देखना है व्यक्ति ज्यादा मोटा व्यक्ति तो उसको आप पतला व्यक्ति है तो डायरेक्ट बाहर देके आप उसको कवर कर, अगर व्यक्ति मोटा है तो वहां से अपना हाथ को अंदर लेके जाना है। तो हमारे हाथ की जो इसको ध्यान से देखिएगा, अंदर से बंद होगा, चारों उंगलियां ऊपर से कवर करेंगे, बंद। अब हमें क्या करना है, तो हमारी नाभि होती है, नाभि आपको जाइफाइड प्रोसेस बताया था, नाभि और जाइफाइड प्रोसेस के बीच में हमको ये अपना हाथ तरीके से रखना है। रखने के बाद हमें दूसरे हाथ से पीछे से सपोर्ट देनी है और सपोर्ट देने के बाद हमें यहाँ पर अब देना होता है एब्डोमिनल थ्रस्ट, जिसमें हम इसको अंदर की तरफ उतारेंगे, उतारने के बाद पुश कर देंगे, ऐसे अंदर की तरफ प्रेशर देंगे, ऊपर की तरफ ऐसे कर देंगे। आपको ऐसे हाथ को ऐसे हल्का घुमाना है, ऐसे ना, जब आप देंगे इसको ऐसे से घुमाएंगे। हमारा डायफ्राम होता है, इसमें छोटा प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर की वजह से क्या होगा, वो व्यक्ति कर देगा। करने से हम मान लीजिए 70-80% गले में जो है वो निकल जाएगी। आपको ये एब्डोमिनल थ्रस्ट देते रहना है, या तो वो बाहर आ जाएगा, व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर ठीक नहीं होगा तो थोड़ी देर में जब उसको अगर किसी तरह से एयरवे ब्लॉक हो तो क्या होगा, वो व्यक्ति बेहोश हो जाएगा। यही दो कंडीशन होंगी। अगर व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसको फिर वहीं पे आपको क्या करना है, लिटा देना है। तो पोजीशन आपकी रहती है पैर की मदद से, आप ऐसे पीछे चले जाएंगे, पैर को पीछे नहीं लेंगे, हटते चले जाएंगे, व्यक्ति को लिटा लेंगे, तो व्यक्ति जमीन पर लेट जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो चेस्ट पे अगर नॉर्मल व्यक्ति है उसको भी हम फिर ऊपर से एब्डोमिनल थ्रस्ट देते हैं, लेकिन अगर बहुत मोटा व्यक्ति है या फिर प्रेग्नेंट महिला है तो उसको फिर हम चेस्ट थ्रस्ट देते हैं, एब्डोमिनल थ्रस्ट नहीं देते हैं, तो हम चेस्ट पे ऐसे करके थ्रस्ट देते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति को लिटाएंगे, जो गर्दन है तो चेहरा जो बिल्कुल हम सीधा ऊपर की तरफ नहीं रखेंगे, दाहिने या बाएं की तरफ छोड़ देंगे, ताकि अगर वहां से कुछ निकलता है, वोमिट वो करता है तो वो साइड में जाए। ठीक है, ठीक है। तो ये है आपका FBO, यानी कि जब फॉरेन बॉडी एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो इस सिनेरियो में आपको क्या करना है, ये मेनली आपको हेमलिच मैनूवर पे ध्यान देना है, एब्डोमिनल थ्रस्ट पे, और खासकर जो आपकी जो हाथ की पोजीशन हमारे इंस्ट्रक्टर ने बताई है उस पर, क्योंकि उसको आप जब तक घुमाएंगे नहीं तब तक इफेक्टिव कोई भी चीज, देखिए जितना भी आपको CPR बताया गया है या एब्डोमिनल थ्रस्ट बताया गया, इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब आप रियल सिनेरियो में करेंगे तो बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा आप तुरंत थक जाएंगे। ठीक है, तो इसका आपको विशेष ध्यान देना है। अब इसमें से आप लोगों को कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, और सर मैं ये कहूँगा कि अगली बार जैसे कि और बेहतरीन अगर आप सेशन चाहते हैं तो हो सकता है एक बार आप आपस में हम लोग वो मैसेजिंग करके, ठीक है, और तरीके से, तो ठीक है। अभी आप लोगों को, क्योंकि देखिए मैंने क्या बताया था कि देखिए जो डिजास्टर की फील्ड है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी है, और जो हम आप लोगों को इतने कम समय बताए हैं, इसके लिए हम लोग नॉर्मल ट्रेनिंग में हम लोग 12-12 दिन लेते हैं, और हमारे जवान जो हैं 84 दिनों की ट्रेनिंग करके सब आते हैं। ठीक है, तो तब जाके इतना सब कुछ हम लोग आप लोगों को बता पा रहे हैं।
तो आपको जब भी अगर लगे आवश्यकता महसूस हो तो आप लोग कन्वे कर सकते हैं पत्राचार के जरिए, जिससे हम लोग आने वाले समय में और सेशन करा सकते हैं। ठीक है, और बाकी इसमें आप लोगों को कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई सवाल? आपदा मित्र, हाँ, आपदा मित्र देखिए क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इनिशिएटिव होता है, तो इसमें इन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि हमें लोकल स्तर पे, मान के चलिए बाढ़ आई, कोई दुर्घटना हुई, तो वहां पे एसडीआरएफ पुलिस तो नहीं पहुंच सकती है। जो प्रभावित लोग हैं वही तुरंत फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम करें, यानी जो थोड़ी बहुत बेसिक जो जानकारी है उससे अपने लोगों को, अपने आप को बचा सकें। इसके लिए इनिशिएटिव रहा कि हम एक स्वयंसेवक तैयार करने हैं, यानी इनको कोई भत्ता नहीं देती है सरकार, कुछ नहीं देती है। आप जहां पर हैं एज ए स्वयंसेवक, जब भी वहां पर आपदा आती है तो आपको रिस्पॉन्ड करना है। इसके लिए एनसीसी के स्टूडेंट्स, स्कूल के, एनएसएस के, और ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी, और एक्स सर्विसमैन हो गए, होमगार्ड के लोग, सिविल डिफेंस के लोग, इनको ट्रेन किया गया आपदा मित्र के ऊपर। आपदा मित्र का इनका नाम दिया गया। इनको ट्रेनिंग दी गई आपदा प्रबंधन के, डिजास्टर मैनेजमेंट की, कि अगर आपके क्षेत्र में कोई आपदा आती है तो आप लोगों को कैसे बचाएंगे, बाढ़ आए तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, जैसे जो हम आपको ये बताए हैं तो उसको डिटेल ट्रेनिंग दी गई है, ताकि अगर उनके सामने कोई ऐसी कोई समस्या आती है तो ज्यादा लोगों को बता सके। यही है बेसिक, और इनका मेन काम यही होता है कि एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम करते हैं। और ये स्वयंसेवक इनके के लिए कोई भत्ते वगैरह कोई स्कीम नहीं है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूपी का इनिशिएटिव है, जिसके जरिए हम लोगों को ट्रेन करते हैं। और कुछ? हाँ, आर्थिक मदद के लिए राहत आयुक्त जो कार्यालय है, उस राहत आयुक्त कार्यालय से जो आप, और हर जिलों में एडीएम एफआर होते हैं। ठीक है, डिजास्टर के, और डिजास्टर एक्सपर्ट्स भी होते हैं, तो आप उनसे भी कर सकते हैं। आपने लोकल लेखपाल वगैरह भी, हाँ, लेखपाल, और जो ये क्या बोलते हैं कानून को ना, ये लोग जो होते हैं, इनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू। आप लोगों का भी धन्यवाद, आप लोगों ने सुना हमें। ठीक है, चलो।